बोर्ड था जिसमें लिखा था मैं किसान हूँ, मैं आतंकी नहीं हूँ। वो पिता अपनी बेटी की शादी पर वापस नहीं गया। बेटी की डोली विदा हो गई और पिता किसान दहलीज पर दिल्ली की बैठा रहा न्याय की उम्मीद में। एक पिता किसान बुजुर्ग ऐसा था जिसका बेटे ने देश की सरहद पर अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन पिता अपने उस शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने भी दिल्ली की उस दहलीज पे जहाँ किसान बैठा है छोड़कर नहीं गया। वहीं पर उसकी फोटो लगाकर उसने अपने बेटे को जो सरहद पे इस देश के लिए शहीद हो गया उसको श्रद्धांजलि दी थी। उसके बुजुर्ग किसानों को जो हल खेती छोड़कर 13 दिन से दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसको जब आतंकी कहा गया, उसने कहा जी करता है कि हल छोड़ दो, अब बंदूक उठा लो। दिल्ली की दहलीज पर देश का अन्नदाता बैठा हुआ है। कल लगभग 32 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धू बॉर्डर पहुंची थी। पैदल चलने का मकसद मात्र एक था कि इस 32 किलोमीटर के रास्ते में जो लोग भी मिलेंगे उनसे इस जो कल भारत बंद किसानों द्वारा अपील की गई थी उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसानों के विरुद्ध जो काले कानून लाए गए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात करते जाएंगे। और खुशी इस बात की हुई कि कम से कम दिल्ली के अंदर जो देश का आदमी बैठा है, क्योंकि दिल्ली किसी एक की नहीं, राजधानी है, इसमें हर राज्य के लोग रहते हैं। और बात से पता लगा कि अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं और समझते हैं कि बिल्कुल किसानों को सुना जाना चाहिए। कल 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान था। बहुत कोशिश की भाजपा शासित राज्यों में किसी तरह से भी इस भारत बंद को विफल कर दिया जाए। मैं सिर्फ आपसे अनुभव शेयर करूंगी कल का, कि जब मैं सिद्धू बॉर्डर पे पहुंची तो वहां मैं जिन किसानों से मिली, बुजुर्ग माएँ थी वहां पर, बुजुर्ग किसान थे और उनके साथ उनके युवा किसान बेटे भी थे। एक शायद आपने फेसबुक लाइव भी मैंने किया, लेकिन वहां जैमर्स लगे थे, इसलिए सिद्धू बॉर्डर के भीतर जब मैं गई किसानों के बीच में वहां से लाइव नहीं कर पाई। लेकिन बाद में जो लाइव किया, एक युवा किसान के हाथ में बोर्ड था जिसपे लिखा हुआ था, जिसकी फोटोग्राफ्स मैंने फेसबुक ट्विटर पे शेयर भी की है, जिसमें लिखा था मैं किसान हूं, मैं आतंकी नहीं हूं। उसमें से एक युवक इतना भावुक हो गया, उसने कहा मैं तो किसान हूं, मैं तो खेती करता था, गलती बस इतनी कर दी कि मैं दिल्ली की दहलीज पे आकर अपना हक और अपना अधिकार, अपने साथ हो रहे इस काले कानून के माध्यम से जो अन्याय होने जा रहा है उसके खिलाफ न्याय मांगने आया था। और मुझे दिल्ली की दहलीज पर रोक कर कहा गया नहीं, आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकी हैं, आप गुंडे हैं, आप पंजाब से आए चंद मुट्ठी भर किसान हैं। आज सुबह सुबह आज तक न्यूज चैनल पर 10 बजे मेरा लाइव था। भाजपा के प्रवक्ता जो खुद सिख हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी पार्टी किसानों को न्याय नहीं दे रही, उल्टा किसानों को आतंकी खालिस्तानी बता रही है, तो एक सिख प्रवक्ता के तौर पर आपका क्या मानना है? आप भी मांगते हैं जो किसान दिल्ली की दहलीज पर पिछले 13 दिनों से कड़कती ठंड में खुले में बैठे हैं, 5 से 6 किसान अपनी जान से हद हो चुके हैं वहां पर खुले में ठंड में 13 दिनों से। एक पिता की कहकर आए घर पे किसान के 27-28 तारीख को किसानों का एक आंदोलन है और मैं आप वापस लौट जाऊंगा, पर वो आंदोलन आज 13 दिन पूरे कल कर गया। वो पिता अपनी बेटी की शादी पर वापस नहीं गया। बेटी की डोली विदा हो गई और पिता किसान दहलीज पर दिल्ली की बैठा रहा न्याय की उम्मीद में। एक पिता किसान बुजुर्ग ऐसा था जिसका बेटे ने देश की सरहद पर अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन पिता अपने उस शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने भी दिल्ली की उस दहलीज पे जहाँ किसान बैठा है छोड़कर नहीं गया। वहीं पर उसकी फोटो लगाकर उसने अपने बेटे को जो सरहद पे इस देश के लिए शहीद हो गया उसको श्रद्धांजलि दे दी। और हम ऐसे लोगों को आतंकी कह रहे हैं। हाथरस में बलात्कार हुआ तो कहा यह अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। नागरिकता कानून के ऊपर जो आंदोलन देश भर में हो रहे थे उसे भी ये देश विरोधी ताकतों का जो है वो षड्यंत्र और साजिशें बताते रहे। इस किसान आंदोलन में भी इनका कहना है कि चीन पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जो है वो षड्यंत्र है, साजिश है और देश विरोधी, यानी कि एक ही तर्क इनके पास बच गया है। अगर आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ बोलेंगे तो यही आरोप हर बार ये लगाते हैं कि ये देश विरोधी है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास। एक युवा किसान ने कहा, बहुत दुख दुखा उसका जब उसके बुजुर्ग किसानों को जो हल खेती छोड़कर 13 दिन से दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसको जब आतंकी कहा गया,
उसने कहा जी करता है कि हल छोड़ दूं, अब बंदूक उठा लो। ये छोटी बात नहीं थी, वो आहत था क्योंकि उसकी बुजुर्ग मां पर आरोप लगाए गए कि ये दिहाड़ी पर 100-200 रुपए पर लाई हुई महिलाएं हैं, वो उनकी माएं हैं। दिल दुखना स्वाभाविक था कि एक किसान जो अपने न्याय के लिए बैठा है दिल्ली की दहलीज पे, उसकी मां को आप कहो ये पैसों से लाई गई महिलाएं हैं। आप समझ रहे हैं उसका ये कहना कि मैं अब लगता है हल छोड़ दूं। मैंने एक ही बात की, वीर अगर तुसी हल छड़ दोगे, साड़ा किसान हल छड़ देगा, खेती छड़ देगा, ए देश भुखा मर जाएगा। ए देश भुखा मर जाएगा। और वो देश भुखा किस तरह से मर सकता है जिदे देश नूं कदी कृषि प्रधान देश कहा जाता सी। और उन्हें बंदूक उठाने की गल की क्योंकि वो आहत है, वो दुखी है। कश्मीर के युवाओं के हाथ से बंदूक नहीं छुड़वा पा रहे, जिन पे रोज आप देख रहे हैं अभी भी पुलवामा में आज और कल में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है, सिविलियन भी हैं। सब कुछ करके भाजपा की सरकार ने वहां पर देख लिया, वहां पर बंदूक तो इनसे छुड़ाई नहीं जा रही, लेकिन यहां पर हल किसानों के हाथ से छुड़वाकर बंदूक थमाने की बात हो रही है क्योंकि ये घोषित तो उसे कर चुके हैं, ये तो आतंकी हैं। मैंने भाजपा को प्रवक्ता को कहा आप तो सिख हैं, आप मानते हैं कि ये किसान नहीं आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं। मैंने वहां पर जो देखा मैं आपको बताऊंगी। ये पहली बार आंदोलन 1975 में भी हुआ, जेपी आंदोलन, तब तक तो शायद पैदा भी नहीं हुई थी मैं, लेकिन उसके बाद अन्ना आंदोलन को देखा। इस अन्ना आंदोलन में पूरे संघ और भाजपा ने पूरा फायदा उठाया। अगर फायदा ना उठाया होता तो आज वो सत्ता में नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया जा रहा था 1970 में, जब उत्तर प्रदेश में किसानों के विरुद्ध कोई कानून आया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद सड़कों पर बैठ गए थे और 5 दिन जेल गए थे। तब किसी ने नहीं कहा उन्हें कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी आप देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं। आज भाजपा के प्रवक्ता ने यहां तक, जब उनके पास तर्क नहीं होते ना तब वो बेतर्क हो जाते हैं, वो अपनी जो बातचीत का स्तर है वो इतना नीचे ले आ जाता है कि भाजपा के प्रवक्ता ने मेरे सवालों के जवाब देने की एवज में मुझे कहा कि आप चीयर लीडर हैं। किस बात की खुशी और चीयर मैं उनको कर रही थी मुझे मालूम नहीं। सवाल ये था कि संसद का सत्र बुलाकर इन बिलों पर चर्चा सरकार करेगी या नहीं करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य में लिखित में कानून लाएगी नहीं लगाई, कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा का कांग्रेस की प्रवक्ता चीयर लीडर है। इनकी महिलाओं के प्रति निम्न सोच और नजरिया देख रहे हैं। जब तर्क नहीं होता तो सामने महिला प्रवक्ता जब इन्हें चुनौती देती हैं तो ये इस तरह की अभद्रता, नीचता पे उतर आते हैं। लेकिन परवाह नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसका सामना करते रहते हैं, इसलिए इनके जलन जो है वो स्वाभाविक है। ये पहला आंदोलन है जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बना। यूनाइटेड नेशन ने इस पे कमेंट किया है कि ये लोकतांत्रिक है, बिल्कुल अहिंसक है ये आंदोलन और इस आंदोलन को सुलझा जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका यूके तक में हमने किसानों के समर्थन में रैली होते हुए देखा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने सम्मान लेने से मना करते हुए वो सम्मान लुटा दिया जो उसे दिया जा रहा था कि किसानों की मांगों के समर्थन में मैं ये सम्मान नहीं लूंगा। बहुत से खिलाड़ियों ने अपने सम्मान को वापस लुटाया क्योंकि इसी अन्नदाता का अन्न खाकर आज वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी से सिर्फ यही कहूंगी, केंद्र की भाजपा सरकार, बड़े बड़े आईटी मंत्री, कल महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, हाथरस जैसे कांड हुए, बुलंदशहर जैसे कांड हुए, बल्लभगढ़ जैसे महिलाओं पर बलात्कार और हत्याएं हुई, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला। स्मृति ईरानी ने, शायद भाजपा वालों के लिए उनकी ये प्रवक्ता चीयर लीडर है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए हर महिला प्रवक्ता चीयर लीडर है। मुंह नहीं खोला उसने, लेकिन कल वो चीयर लीडर बनकर भाजपा के मुताबिक वो हर चैनल पर इस कानून के लिए बोल रही थी। तो मैं आप सभी से ये कहूंगी, किसानों के साथ ताकत बनकर खड़े रहिए। मैं गई सिद्धू बॉर्डर, भाजपा के प्रवक्ताओं को क्या नहीं तो चंद मुट्ठी भर पंजाब के किसान है। 13 दिन से भाजपा का कोई भी नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो सिद्धू बॉर्डर पे जाकर देख सके कि वहां कौन बैठा हुआ है और क्यों बैठा हुआ है, नहीं देख पाए। हम गए इसलिए हम जानते हैं कि वहां मात्र पंजाब का किसान नहीं, वहां हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के भी किसान पिछले 13 दिन से खुले में बैठे हुए हैं।
क्या दबाव है केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर। और अब तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह आई है कि नीति आयोग के सीईओ, क्या नाम है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत का कहना है कि देश में ना टू मच डेमोक्रेसी हो चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक देश हो चुका है, यानी कि लोगों के हाथ में ज्यादा ताकत आ चुकी है, इसलिए जो रिफॉर्म्स है सुधार करना मुश्किल हो रहा है। अमिताभ कांत, लानत है आपके ऊपर। चीन बनाना चाहते हैं भारत को। यही भारत का लोकतंत्र ही तो इस भारत की असली ताकत है। अगर ये देश में टू मच डेमोक्रेसी होती, टू मच डेमोक्रेसी जो नहीं है, अगर टू मच डेमोक्रेसी होती तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं थी रात को 12 बजे 135 करोड़ के भारत पर नोटबंदी थोप पाते। टू मच डेमोक्रेसी होती तो देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि रात को घोषणा करते कि देश में तालाबंदी कर दी 135 करोड़ के भारत पे। आप समझ रहे हैं, ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं थी, उसी का नतीजा था कि आपके मन में जो आया, चाहे नोटबंदी चाहे तालेबंदी, आपने थोप डाला और उसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और आज आप कहते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है, हम बहुत ज्यादा लोगों को ताकत दे रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए उस ताकत का हनन करना है। इतनी हिम्मत है आप में? ये हिंदुस्तान है, इसे आप छीन नहीं बना सकते हमारी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके या उन्हें छीन कर, या ये कह के कि टू मच डेमोक्रेसी है। ये देश में आपको बता रही हूं कौन लोग चला रहे हैं। आरएसएस संघ, उसकी सोच, उसकी विचारधारा हर चीज में आपको दिखाई देगी। दूसरा, दो पूंजीपति अदानी और अंबानी इस देश को, जो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्र दो। और तीसरा, ये अमिताभ कांत जैसे प्रशासनिक अधिकारी जिनका लोकतंत्र से कोई लेन देन नहीं है, प्योरली ब्यूरोक्रेसी, अपनी तनख्वाहें, लाखों करोड़ों की तनख्वाहें इनको साल भर में मिलती हैं, अच्छे ऐशो आराम है, बंगले हैं। इन्हें लोगों के दर्द से क्या मतलब होगा? अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग के, जो कह रहे टू मच डेमोक्रेसी हो चुकी है। पूंजीपति और संघ की सोच से ये देश चल रहा है, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप देख लीजिए, हर चीज में आप देख लीजिए। हद तो तब कर दी जब आपने किसान को ही आतंकी और खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। आपका एक एक षड्यंत्र फेल होता चला गया। अगर ये चंद मुट्ठी भर किसान पंजाब के आए किसान है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये खालिस्तानी है या आतंकी हैं? तो आपकी नजर में कौन मजबूर कर रहा है अमित शाह जी, गृह मंत्री को, कि आप रात को 7 बजे इन किसान संगठनों को बुलाएं और मीटिंग करें? एक तरफ से आप इन्हें आतंकी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे, चंद मुट्ठी भर कांग्रेसी किसान बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इनसे मीटिंग करने को भी मजबूर हैं, क्योंकि आपको पता है ये किसान वही है जिसने आपको दिल्ली की सत्ता पर पहुंचाया और आपने इसे दिल्ली की दहलीज पर रोक कर रखा हुआ है। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, ताकत बनिए देश के अन्नदाता, देश के किसान को, जो 135 करोड़ के देशवासियों का पेट भर रहा है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी को बचाकर अभी भी रखा हुआ है जब सब कुछ डूब रहा है। ये अन्नदाता अगर हल छोड़ देगा, पंजाब का आतंकवाद, शायद आप में से बहुत लोग पैदा ही नहीं होंगे 90 के दशक में। पंजाब में जो आतंकवाद से पंजाब गुजरा है, आज पंजाब में शांति है, खुशहाली है, तो उसकी वजह यही है कि वहाँ विकास है और वहाँ का किसान इस देश के लिए अन्न उगा रहा है। आज दोबारा से आप उसे आतंकी, खालिस्तानी कहकर, उसके हाथों से हल छुड़वाकर, उसके हाथ में, उसके युवा किसानों के हाथ में बंदूक देने की बात कर रहे हैं। बहुत आहत थे वहाँ के युवा किसान, जिनकी माओं को दिहाड़ी पर लाया हुआ बताया जा रहा था। मत किसी की भावनाओं से इतना खेलिए कि वो अपना आपा खो जाए। बस इन्हीं सवालों के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। दोबारा जुड़ूंगी, किसानों की आवाज़ बनकर आपके साथ जुड़ूंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।